गुड इवनिंग बच्चा पार्टी. गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. Happy Earth Day to you, all of you. Save Earth, save environment, save water, save animal, protect everything. Yeah. ठीक है जी. अभी भी कुछ लोग तो एब्सेंट ही है, बट एनीवे ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, फटाफट जरा सॉल्व करो तो. ठीक है. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों सॉल्व करो. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन सेज that A and B are two square matrices with a property that AB is equal to B and BA is equal to A. Then 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया कि A एंड B सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, A नॉन सिंगुलर है, दैट्स वाई A इनवर्स की बात हो रही है. देन A inverse B raised to the power A, if it is raised by power M, then this power will get raised on the middle matrix B. ठीक है. ये एक थ्योरम है और ये प्रूफ करना है आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. ये इस पर बेस करके जेईई एडवांस में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और डिफरेंट एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं. तो फटाफट ये दोनों क्वेश्चन को करिए. ठीक है. 4 से 5 मिनट लगने चाहिए आपको, जल्दी करिए, क्विक. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होगा आप लोगों का, कर लिया इसको? यस सर. किसका इसका हो गया एक बार जरा मुझे जस्ट लेट मी नो. देखो बेसिकली ये सिर्फ आपको टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह की चीजें हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट टू यू एज फार एज कॉन्सेप्ट इज कंसर्न. अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो बेटा, आपको दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी, राइट, और बी ए इक्वल टू ए. तो आप ये बोल सकते हो कि इसको अगर बी से मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो बी ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं. तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ए बी इज b, तो b इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर बी प्रूव हो गया. इसका मतलब है b का कोई भी नेचुरल पावर को आप b प्रूव कर सकते हो, क्योंकि बी स्क्वायर b है. b क्यूब क्या होगा? तो b क्यूब b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर इंटू b हो जाएगा. फिर b स्क्वायर को b कर दोगे तो b क्यूब b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर b हो जाएगा. तो ऐसे ही सिमिलरली a क्यूब मतलब a की पावर k को a प्रूव कर सकते हो. अब जैसे ये इंफॉर्मेशन के थ्रू हम ये स्टैब्लिश कर देते हैं, तो अब आप क्या कर सकते हो? अब आप प्रूव करो. जैसे कि आपको सॉल्व करना था, ये एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, a5 माइनस b5 का क्यूब, इसी एक्सप्रेशन के बारे में बात हो रही. तो a5 माइनस b5 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा a माइनस b का क्यूब, है ना. a5 माइनस b5 क्या हो जाएगा? ये a माइनस b हो जाएगा, और इसका क्यूब कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी का क्यूब हो जाएगा. a माइनस बी का क्यूब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी का स्क्वायर. a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए एंड प्लस बी स्क्वायर. बोलो हाँ या ना? यस सर. बट Yes.
बट इसी को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे देखो तो a माइनस बी तो a माइनस बी रहेगा, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये क्या दिख रहा है आपको? a स्क्वायर इज a b इज b, ba is a and b square is b. So you will see that this minus b gets cancelled with plus b and minus a cancelled with plus a. It comes out to be null. And therefore ये ऑप्शन मेरा रूल आउट हो गया, नहीं हो सकता. ये ऑप्शन भी रूल आउट हो गया, नहीं हो सकता, क्योंकि a माइनस बी आ रहा है दोनों में ना. और a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी है, ये ऑप्शन भी रूल आउट हो गया, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर को ही तो हमने सिंप्लीफाई किया अभी. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आया हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर नल मैट्रिक्स आया. इट इज अ नल मैट्रिक्स, जबकि यहाँ a माइनस दिया तो ये भी नहीं. तो a माइनस बी का पावर k नल है. अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर नल है, तो नल मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो तो नल ही आएगा. तो इसका मतलब है a माइनस बी की पावर क्यूब करेंगे तो भी नल आएगा, 4 पावर भी नल आएगा, तो पावर n भी नल आएगा. और n कैन बी एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1. n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है कि a माइनस बी नल है. a माइनस बी नल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर k कैन बी नेचुरल नंबर एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी 2, ये होना चाहिए. एनीवे, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, राइट. व्हाट अबाउट द सेकंड? सेकंड किसका इसका हो गया? Yes, sir. हो गया. सेकंड क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि अगर इसको आप पीएम स्टेटमेंट मान लो, a इनवर्स बी ए की पावर m इज इक्वल टू a इनवर्स b टू द पावर m इंटू a, तो p1 तो ट्रू है, p1 इज ट्रू. और अगर हम pk को ट्रू मान लें, लेट pk बी ट्रू, इसका मतलब अगर हम एज्यूम कर लें कि a इनवर्स b इंटू a होल टू द पावर k इज इक्वल टू a इनवर्स b रेज टू द पावर k टाइम्स a, अगर इसको हम सही एज्यूम कर लें, और फिर हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से लेफ्ट हैंड साइड विच इज a इनवर्स b इंटू a होल टू द पावर k प्लस 1 के बारे में ऑब्जर्व करें, तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे a इनवर्स बी ए टू द पावर k इंटू a इनवर्स बी ए. और बाई एज्यूम्ड स्टेप, ये वाले स्टेप से यहां पर क्या लिखोगे आप? यहां पर आप लिख जाओगे a इनवर्स b रेज टू द पावर k a मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स b a, है ना. ये वाला ये बन गया. और इसके बाद में फिर आप एसोसिएटिव लॉ लगाओगे, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा? अब तो आपको दिख ही रहा है, कर जाओ. तो a इंटू ए इनवर्स इज i, तो ये हो गया a इनवर्स b k इंटू i इंटू b इंटू a. i इंटू b इज b, तो b i इंटू b क्या हो जाएगा? a इनवर्स b टू द पावर k इंटू b टू द पावर k प्लस 1 इंटू a, एंड दैट इज RHS. तो ये इंड्यूस हो गया. मतलब अगर ये स्टेटमेंट k के लिए वैलिड है तो k प्लस 1 के लिए वैलिड होगा, और 1 के लिए वैलिड है तो 2 के लिए भी वैलिड होगा, 3 के लिए वैलिड होगा, सारी नेचुरल नंबर के लिए वैलिड होगा. ठीक. तो फिर मैं आई विल रिपीट इट अगेन कि ये वाला जो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, इट इज अ थ्योरम, और इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इस पर बहुत बार रिपीट करके प्रॉब्लम आ चुकी है. मिस्टर आदित्य, ये चैप्टर जो है बस फिनिश ही होने वाला है. नेक्स्ट वीक से फंक्शन स्टार्ट होगा, रिलेशन एंड फंक्शन. तो आगे एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, आप उसको सॉल्व करो जल्दी से, है ना. फिर हम सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है जी,
if P is a matrix whose elements are cosine of pi by 6 and sine pi by 6 and minus sine pi by 6 and cos pi by 6, कैसा मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है? कैन यू आइडेंटिफाई? इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स। और ए एक मैट्रिक्स है दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 0 1 एंड 3। ठीक है जी। फिर बोल रहे हैं कि also given as Q is another matrix of order 2 by 2 which is P into A into P transpose, then evaluate P transpose into Q to the power 2022 into P। जल्दी से इसका आंसर कर दो, फिर हम आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में 4 मिनट टाइम है, 4 मिनट 4 मिनट। चलो भाई देखो, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। ये वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। और बाय द टाइम जिन लोगों का हो चुका है, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे रिगार्डिंग स्पेशल मैट्रिसेस जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में किए थे, उसी पर एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया। ओके, तो आप फटाफट जरा इनको इसके बारे में अपना विचार व्यक्त करिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ना। सोचते रहिए। अब यहाँ देखो, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या है। ये क्वेश्चन कहाँ पर इनवर्स ही है P का। हाँ, एक तो आपको यहाँ से देख के समझ में आ जाता है कि भाई P ट्रांसपोज इज P इनवर्स, मतलब कि ऑर्थोगोनल है। ये ऑर्थोगोनल ये तो दिख ही गया ना, क्योंकि रो वेक्टर्स नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स है। ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 है। और P ट्रांसपोज P इनवर्स हो गया, क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स उसका ट्रांसपोज सेम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जहां तक कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हमें ये चाहिए, ये P ट्रांसपोज P इनवर्स है, मतलब हमें P इनवर्स Q टू द पावर 2022 P चाहिए। जो प्रीवियस थियरम हमने अभी जस्ट इसके पहले किया था, उससे हम ये बोल सकते हैं कि इट इज नथिंग बट P इनवर्स Q P होल टू द पावर 2022। अब P इनवर्स Q टाइम्स P क्या होगा, वो यहां से देखो। यहां से क्या देखेंगे सब, क्या देखेंगे? तो अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करना शुरू करूं तो मैं क्या बोलूंगा, सिंस Q इज इक्वल टू P A, P ट्रांसपोज इज P इनवर्स, तो हमें यहां से बोल सकते हैं P इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करो, P इनवर्स Q इज इक्वल टू P इनवर्स इंटू P A P इनवर्स। ये वाला तो आइडेंटिटी हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा A P इनवर्स। फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो P से, तो P इनवर्स Q इंटू P will become A into P inverse into P। P इनवर्स इंटू P क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो ये A आ जाएगा। तो ये चीज जो है हमारी क्या आ गई, A टू द पावर 2022। अब A एक स्पेशल मैट्रिक्स है, क्या आइडेंटिटी A को ब्रेक कर सकते हैं, प्लस B की पावर 2022 लिख सकते हैं। व्हाट इज B, व्हाट इज B एंड व्हाट इज I तो दिख रहा है कि 1001 है, लेकिन B क्या है हमारा, B मैट्रिक्स है 0003।
आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये वाला मैट्रिक्स निल पोटेंट है, इसका स्क्वायर करो तो 0 आता है कि नहीं आता? बी स्क्वायर इज नल, बी स्क्वायर इज नल। तो इसका मतलब a प्लस बी का पावर दिस करेंगे, बिकॉज ये कम्यूट भी करता है, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ये i, जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं ना, इसको n मान लो, तो nc0 i की पावर n प्लस nc1 i की पावर n माइनस 1 इंटू बी, तो n b आएगा, ये n टाइम्स b, तो ये क्या हो जाएगा, i प्लस 2022 टाइम्स b हो जाएगा। i क्या होता है बेटा, 1001, और b में दो 2022 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बोलो, 000, और यहाँ क्या आ जाएगा, 6066 आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1016066। या ऐसे बोलो कि आपको तो याद भी होना चाहिए ना, कि इसको तो करा चुका हूं मैं क्लास के अंदर में, कुछ याद आया कि नहीं, ax इज इक्वल टू 101x, बोलो। तो ऐसे मैट्रिक्स के लिए हमने प्रूव किया था कि ax की पावर n इज इक्वल टू anx, तो पावर इस Yes. वाले में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये भी प्रूव किया था कि ax इंटू ay इज इक्वल टू ax प्लस वाई। ये बात। हाँ, तो इस पर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो ये अब ये जो क्वेश्चन अभी आपने डिस्कस किया विद लिटिल ऑफ मॉडिफिकेशन, ये जेई एडवांस में पूछा जा चुका है। अब देखो इसमें क्या था, कोई दम नहीं था, अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो इट इज ऑल सिंपल, है ना। अब इसमें सर बताओ, कर रखा था सर कुछ, हाँ बोलो क्या, सर कर रखा था सर। ठीक है। तो वैसे कि सबका सही, आई थिंक तुम्हारा भी सही था, साकेत तुम्हारा भी सही था, तुम्हारा तो सबसे पहले मैंने देख लिया था, सही आंसर था। सुकृत तुमने भी यस बात में सर। हाँ ठीक ही किया था, ठीक ही किया था, ठीक है। इसमें बताओ कौन कौन सा ट्रू है, कौन कौन सा फॉल्स है, इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, जल्दी बोलो। सर ABE तो है, COD देख रहा हूँ। ए पीरियोडिक मैट्रिक्स है, अब ये मैं हटा रहा हूं बिकॉज दिस वी हैव डन, होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। ए पीरियोडिक मैट्रिक्स है का मतलब क्या है, अगर हम ए ऑप्शन को एनालाइज करें तो ए टू द पावर k प्लस 1 ए होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ए लेफ्ट में ले आओ इसको, तो डिटर्मिनेंट ए टाइम्स डिटर्मिनेंट ए की पावर k माइनस 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो डिटर्मिनेंट ए 0 है, या तो डिटर्मिनेंट ए की पावर k 1 है। अब अगर मैं रियल मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं, अगर अगर किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज रियल है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी रियल होगी, और मैं मान के चल रहा हूं कि रियल मैट्रिसेस की ही बात कर रहा हूं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि यहां से दो पॉसिबिलिटी नजर आएगी। अगर k ऑड है तब तो डिटर्मिनेंट ए 1 आ जाएगा, बट अगर k इवन है जैसे 2, तो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इज 1, तो डिटर्मिनेंट ए की दो पॉसिबल वैल्यू होगी, या तो -1 या तो 1। तो इन टोटलिटी रियल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ए कैन बी आइदर 0 और -1 और 1, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बट इवेंचुअली अगर मैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस की भी बात करूं तो उस केस में आएगा डिटर्मिनेंट ए इज आइदर 0 और इट इज kth रूट ऑफ यूनिटी, है ना, kth रूट ऑफ यूनिटी। ऐसे ही बी में क्या हुआ, ए इज आइडेम्पोटेंट देन, तो ऑब्वियस ही बात है कि बी ऑप्शन भी क्लियर ही दिख रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इज डिटर्मिनेंट ए, तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए माइनस 1 0, तो ए की वैल्यू 0 या 1, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। व्हाट अबाउट थर्ड,
थर्ड स्टेटमेंट के बारे में क्या ख्याल है, क्या विचार है भाई आपका? ए अगर नॉन सिंगुलर है और आइडेम्पोटेंट है, नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट है, आइडेम्पोटेंट मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो आई कैन प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स both side. So I would say that I into a is equal to identity. तो अगर a नॉन सिंगुलर है और आइडेम्पोटेंट है तो a की एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, और वो क्या है? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स ही हो सकता है। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा देखो, अगर a आइडेम्पोटेंट है तो डिटर्मिनेंट की दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। डिटर्मिनेंट a या तो 0 होगा या तो 1 होगा। मतलब 0 हो गया तो सिंगुलर हो गया, 1 हो गया तो नॉन सिंगुलर हो गया। नॉन सिंगुलर हुआ तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होगी, सिंगुलर हुआ तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो ये नॉन सिंगुलर वाला केस हो गया, है ना। अब दूसरा केस क्या है? a इज नॉन आइडेंटिटी, ए आइडेंटिटी नहीं है, मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 नहीं है, और आइडेम्पोटेंट है। तो आइडेम्पोटेंट है तो डिटर्मिनेंट की दो ही तो पॉसिबिलिटी होती है, या तो 0 या तो 1। 1 नहीं है तो ऑब्वियसली 0 होगा। तो ये वाला केस क्या हुआ? डिटर्मिनेंट ए 0 होगा तो सिंगुलर होगा। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब चौथा वाला स्टेटमेंट पर क्या डिसाइड किया भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, एबीसीडी तो क्लियर समझ में आ गया, सारे ट्रू स्टेटमेंट है। यस सर। ई वाला स्टेटमेंट के बारे में क्या ख्याल है? जल्दी इसको भी क्लियर कर दो, फिनिश करते हैं इस कहानी को। यहां पर स्टेटमेंट ई ट्रू है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है बेटा? कौन से मैट्रिसेस को हम इनवॉल्यूटरी बोलते हैं? जो खुद का इनवर्स हो। जो खुद का इनवर्स हो, इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो आप बोल रहे हो कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, इसका मतलब है कि ए क्यूब इज इक्वल टू ए 4 इज इक्वल टू आई, ए 5 इज इक्वल टू ए। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस की खासियत क्या होगी कि जो इवन पावर होगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आई हो जाएंगे, और जो ऑड पावर होंगे इस मैट्रिक्स की वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? ए के इक्वल आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली रिपीट तो कर रहे हैं ना, ए इज इक्वल टू ए है, फिर ये देखो फिर रिपीट किया यहां, फिर रिपीट किया यहां। तो रिपीटेशन का इंटरवल क्या है? 2। इट इज पीरियोडिक विद पीरियड 2, पीरियोडिक विद पीरियड 2। अच्छा, पीरियोडिक वाली बात है तब तो ट्रू ही है। बट अगर मैं ये बोलता कि, ध्यान से सुनो, बहुत माइन्यूट बातों पे गलतियां कराई जाती हैं। इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस आर ऑलवेज पीरियोडिक विद पीरियड 2, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? if a square is equal to I, then a is periodic with period 2. बोलो हाँ या ना। अच्छा, अगर कोई इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू या तो -1 होगी या तो 1 होगी। जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ए अगर ऐसा ले लो, है ना, 1 0 0 1, तो ये भी तो इनवॉल्यूटरी है। और अगर ए मैं ऐसा ले लूं -1 0 0 -1, ये भी तो इनवॉल्यूटरी है, ये भी तो इनवॉल्यूटरी हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर भी तो आई ही आएगा। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 1 ही है इनफैक्ट, है ना।
तो यस सर। हाँ, तो मैंने बोला कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस जो है वो हमेशा 2 पीरियड से पीरियोडिक होंगे। ये बात सही है कि गलत? फॉल्स है। रीजन बोलो। सर जो फॉल्स। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी, बिल्कुल सही बात है। इफ ए इज आई, देन ए स्क्वायर भी आई होगा, ए क्यूब भी आई होगा, तो उसका पीरियड 1 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो नॉन आइडेंटिटी इनवॉल्यूटरी अगर हुआ तब तो डेफिनेटली उसके बारे में ये स्टेटमेंट सही है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हो गया तो उसके लिए फॉल्स हो रहा था। एक भी केस के लिए फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। चलो जी, कोई बात नहीं है, ये तो थोड़ा सा डिस्कशन था रिगार्डिंग द थिंग्स वी हैड डन। अब आ जाते हैं बेटा थोड़ा सा लीनियर इक्वेशंस पे बात करते हैं जल्दी से। तो आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सर गॉस जॉर्डन मेथड वाला। नहीं भाई, तुम गॉस जॉर्डन के चक्कर में क्यों पड़े हो बच्चे? गॉस जॉर्डन से बाहर दुनिया बहुत है। सर हमारे को मतलब पहला लेक्चर ही उसी का दिया था पिछले में। हेलो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं। सिस्टम मतलब सेट, और लीनियर इक्वेशन तो आप जानते ही हो। तो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर मैं बात करूं तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आप 8वीं क्लास से कर रहे हैं। जब आप 8th क्लास 7th स्टैंडर्ड में थे तब से आपको लीनियर इक्वेशंस आए, और 8th क्लास में आपने प्रॉपरली 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस का लीनियर इक्वेशन का सेट को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो मैं 2 तरह की सिचुएशन ले रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 अननोन्स, 2 अननोन का एक सिस्टम ले लेता हूं, और एक सिस्टम ले लेता हूं बेटा 3 अननोन्स का। 2 वाला तो आप पहले से जानते हैं तो थोड़ा उससे फेमिलियर है, तो उसको विथ 3 अननोन वेरिएबल्स। तो लेट मी टेक इट लाइक दिस, a1x प्लस b1y equal to c1 and a2x प्लस b2y equal to c2। ये 2 इक्वेशंस का सेट है जिसमें 2 अननोन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अलजेब्राइकली तो 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, बट आपको अच्छी तरह से पता है कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन इन xy प्लेन। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं L1 लाइन बोल सकता हूं, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं L2 लाइन बोल सकता हूं। तो दोनों इक्वेशंस रिस्पेक्टिवली लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका एक ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस भी है, क्या कि 2 लाइंस अगर एक्स वाई प्लेन में हम बात कर रहे हैं तो 3 बातें, ज्योमेट्रिकली 3 बातें पॉसिबल हैं। क्या क्या हो सकता है भैया? अगर 2 लाइंस में एक्स वाई प्लेन में लूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी अराइज होगी? एक तो पॉसिबिलिटी ये अराइज होगी कि दोनों लाइंस पैरेलल हो, या एक पॉसिबिलिटी ये अराइज होगी कि दोनों इंटरसेक्टिंग हो, नॉन पैरेलल हो, और एक पॉसिबिलिटी ये अराइज होगी कि दोनों लाइंस जो हैं वो क्या हो, कोइंसाइड कर गई हो। मतलब वन केस इज दैट दे आर intersecting at a point, another case is that they are parallel, running parallel to each other, therefore they will never meet, and third case is that they are same lines। तीनों केसेस आप ज्योमेट्रिकली तीनों से फेमिलियर हो। अगर ये L1 है और ये L2 है तो अगर इंटरसेक्ट कर रहे, कब इंटरसेक्ट करेंगे भाई? 2 लाइंस कब इंटरसेक्ट करती हैं? 2 स्ट्रेट लाइंस कब इंटरसेक्ट करती हैं? जब उनका
सर व्हेन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. हाँ मतलब ऐसे बोलो, जब उनका स्लोप अनइक्वल हो, दो लाइन का स्लोप अनइक्वल हुआ तो वो कुछ सर्टेन डिग्री पर इंक्लाइंड होगी, बिकॉज इन्फिनिटी तक स्ट्रेच कर रही है, अगर उनके बीच जरा सा भी एंगल आया तो कहीं ना कहीं जाके मीट कर जाएंगी, तो ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ये पॉइंट मान लो अल्फा बीटा है, तो इस केस में बोलते हैं कि इफ स्लोप्स आर नॉट इक्वल, मतलब a1 by a2 is not equal to b1 by b2, क्योंकि पहली का स्लोप क्या होगा -a1 by b1, दूसरी का स्लोप क्या होगा -a2 by b2, दोनों को अनइक्वल कर दो तो a1 by a2 is not equal to b1 by b2, मतलब x का कोएफिशिएंट का रेशियो और y का कोएफिशिएंट का रेशियो अगर अनइक्वल हो गया तो हम बोलेंगे लाइंस विल इंटरसेक्ट एट दिस यूनिक पॉइंट। तो ये अल्फा बीटा जो पॉइंट आया, ये अल्फा बीटा पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। तो अब यहां पर एक टर्म लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? क्या लिखोगे भाई? सेट ऑफ वैल्यूज of unknowns satisfying, बहुत सिंपल बातें हैं बट बहुत क्लैरिटी से डिफाइन करते चलो। satisfying all equations simultaneously, all equations simultaneously, इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये इस वाले केस में हमें ऐसी कितनी सेटअप वैल्यू मिल रही है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक्स की एक और वाई की एक वैल्यू मिल रही है, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। अब दूसरे केस पे जाओ। ये जो दूसरा वाला केस है, इस केस का कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन है a1 by a2 is equal to b1 by b2, स्लोप्स इक्वल हैं, दोनों लाइन के स्लोप इक्वल है बट इंटरसेप्ट्स इक्वल नहीं है, दोनों के अलग अलग y इंटरसेप्ट हैं, नॉट इक्वल टू c1 by c2, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन का केस है। कौन सा केस है? दोनों लाइन पर क्या कोई कॉमन पॉइंट है? क्या कोई पॉइंट है जो सारे दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता है? नो। पहले इक्वेशन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है जो पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट है, लेकिन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी पॉइंट नहीं है, तो हम बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, और एक केस होता है अनेक सॉल्यूशन। अनेक सॉल्यूशन का मतलब है कि व्हेन L1 और L2 दोनों लाइन सेम लाइन हो गई। कब होगा ऐसा? जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तब ये दोनों लाइन सेम लाइन हो जाएंगी, दोनों इक्वेशन ही सेम इक्वेशन हो जाएंगे। तो ऐसे केस में इस लाइन पर लाई करने वाला हर पॉइंट दोनों पर लाई कर रहा है, तो हर पॉइंट सॉल्यूशन हो गया। तो इसको बोलेंगे सिस्टम हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस? अरे बोलो बेटा। इनफाइनाइट। हाँ, सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। मतलब क्या हुआ कि whenever I have a system of linear equation, there will arise these three situations. Either there is unique solution, or there is no solution, or there is many solution, infinite many solutions. अब इनमें से जो दो केसेस हैं, ये थर्ड केस और ये फर्स्ट केस, ये दोनों केसेस में हम ये तो बोल सकते हैं ना कि सिस्टम में सॉल्यूशन है, कम से कम एक सॉल्यूशन है। तो उस केस को जब सिस्टम में कम से कम एक सॉल्यूशन होता है, तब हम बोलते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है। सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो आप एक टर्म डिफाइन करोगे, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम। डिफाइन करिए, मतलब लिखिए
consistency of system. What do you mean by consistent system? Consistency of system क्या है जी? तो आप लिखेंगे if a system of equation has at least one solution, if system of equation has at least one solution, then it is said to be consistent. तो किसी सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कब बोलते हैं? कंसिस्टेंट का मतलब जानते हो ना? कंसिस्टेंट मतलब है कि इन हार्मोनी. जैसे अगर मैं बोलूं अ ग्रुप ऑफ पीपल आर कंसिस्टेंट, मतलब दे आर इन एग्रीमेंट फॉर सर्टेन थिंग, फॉर एटलीस्ट वन पॉइंट दे एग्री. और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कि दे डू नॉट एग्री एट एनी पॉइंट. तो ऐसे इक्वेशन कंसिस्टेंट कब हुआ? जब कम से कम एक पॉइंट है जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तो कम से कम एक सोल्यूशन है. इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? जब एक भी सोल्यूशन नहीं होते. तो इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन. दिस इंप्लाइज इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन. क्यों भाई? सिस्टम ऑफ इक्वेशन समझ में आ गया, सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया, सॉल्यूशंस की तीन पॉसिबिलिटीज का मतलब समझ में आ गया, और कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है और क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है. आई थिंक इतने डिस्कशन के बाद ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए या नहीं? जल्दी बोलो. यस सर, क्लियर. यस सर. ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए. और ठीक है. तो अब ये तो दो, जैसे अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, है ना, उसका पहले बात कर लेते हैं. क्वेश्चन है जी, अब सॉरी, क्वेश्चन है इक्वेशन x minus 2y is equal to 4 and x plus y is equal to 6. Is it consistent? आपको ये बताना है कि consistent or not. Discuss the consistency. फटाफट बताओगे. पहले केस में, दूसरे केस में हम दे रहे हैं x plus 3y is equal to 4 and 2x plus 6y is equal to 8. तीसरे केस में दे रहे हैं2x minus y is equal to 5 and 4x minus 2y is equal to 8. आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है और किस वजह से. पहले केस का आंसर बोलो. सर कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट है. सॉल्यूशन. तो कंसिस्टेंट विद यूनिक यूनिक सॉल्यूशन. कैसे पता किया कंसिस्टेंट है? क्योंकि एक लाइन है, इसका स्लोप हाफ है और इसका स्लोप -1 है. दो अलग अलग स्लोप की लाइन है, तो भाई कम से कम एक पॉइंट पर तो मीट करेंगे. सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, है ना. सोल्यूशन अगर दोनों को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 3y की वैल्यू क्या आ रही है? सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दे, x एलिमिनेट हो जाएगा. 3y की वैल्यू 2, तो y आ गया 2/3. y 2/3 आ गया, तो x क्या आ गया बोलो? x आ गया 6 - 2/3. कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो. 16/3. इसका मतलब है कि ये एक पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करता है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो ऑब्वियस ही बात है कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम है. ऐसा कुछ होगा.
यहाँ कहीं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन का केस है। तो कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। वेल डन। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? Sir, consistent with Consistent. infinite solution. कंसिस्टेंट है क्योंकि Yes, दोनों sir. इक्वेशन क्या है, सेम है ना, एक्स के Infinite कोई solution. हाँ 1/2 1/2 1/2 रेशियो सेम है, तो कंसिस्टेंट विद इनफिनाइट सोल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन ही सेम लाइन है। कंसिस्टेंट विद इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कैन यू राइट ऑल दो सॉल्यूशंस? क्या आप सेकंड केस में सारे सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो? हाउ डू यू एक्सप्रेस ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस केस? R cross R. गलत, इसीलिए पूछा मैंने, इसीलिए पूछा, ये गलत है। R क्रॉस R का मतलब होता है कि एवरी पॉइंट ऑफ एक्स वाई प्लेन सेटिस्फाइज इट, बट माइंड इट विल नॉट। इस लाइन के बियॉन्ड जो पॉइंट है वो तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे ना, वही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। ये दोनों लाइन बेशक सेम लाइन है, बट उस इक्वेशन को भी वही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा जो लाइन पर लाई कर रहा है। जो लाइन के बियॉन्ड है वो कैसे सेटिस्फाई करेगा? तो R क्रॉस R तो माइंडलेस आंसर था, आपने सोचा कैसे ऐसा? अब आ जाते हैं कि उसके सारे सोल्यूशन को लिखेंगे कैसे। तो लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। y की वैल्यू कुछ भी एक फिक्स कर दो बेटा। मान लो y की वैल्यू मैंने k ले ली, तो x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा 4 - 3k। तो आपका सोल्यूशन सेट अगर रिप्रेजेंट करना हो तो बेस्ट तरीका क्या है? आप बोलेंगे 4 - 3k, k, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सारे सॉल्यूशंस को हमने एक्सप्रेस कर दिया कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस टाइप विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन बिकॉज दे ऑल लाई ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? सबको क्लियर समझ में आ गया नहीं? क्लियर सर। yes, sir. ठीक है। अब आ जाओ ये थर्ड पॉइंट पर। इसका क्या आया? नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट है। तो ये लाइंस जो हैं वो कभी मीट नहीं करेंगी। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो दोनों पर लाई करता हो। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऑल्दो दोनों का स्लोप सेम है, बट दोनों का इंटरसेप्ट अलग अलग है। तो एक लाइन ऐसे है, तो एक लाइन ऐसे ऐसे ऐसे, दो लाइन से इस तरह से। तो पैरेलल होने की वजह से कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो ये तो टू वेरिएबल टू इक्वेशंस के सेट के बारे में हमने बात करी। बट वर्चुअली ये सब के लिए हमको कोई डिटर्मिनेंट मेथड की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि टू अननोन वाला इक्वेशंस तो आप पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं। तो नाउ लेट्स डिस्कस द सिस्टम ऑफ 3 अननोन्स। तो 3 अननोन्स एंड 3 इक्वेशन का जो सिस्टम होता है ना, यहाँ ऐसे लिख दो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ 3 अननोन्स। इसी के लिए हमें 2 मेथड सॉल्विंग के पढ़ने हैं। तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो पहले तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा अपीयर होगा? इट लुक्स लाइक दिस। a1x plus b1y plus c1z equal to d1. This is one equation. a2x प्लस b2y साथ के साथ लिखते जाएंगे आप, इसमें अभी समझने के लिए कुछ नहीं है, इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशंस का सेट है। 3 अननोन और 3 लीनियर इक्वेशंस का सेट है। अल्जेब्राइकली इसमें 3 इक्वेशंस हैं, बट मैट्रिक्स के फॉर्म में ये सिंगल इक्वेशन है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन। सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इसको सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो मैं बोलूंगा कि सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन बनाना है तो आप इसको एक मैट्रिक्स मान लो, इस पूरे को,
और ये इक्वालिटी खत्म कर दो, केवल एक इक्वालिटी रख दो और राइट साइड का एक अलग से मैट्रिक्स बना दो। क्या आपको लगता नहीं कि ये सिंगल इक्वेशन 3 लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि ये भी 3/1 का मैट्रिक्स है और ये भी 3/1 का मैट्रिक्स है। दो मैट्रिसेस इक्वल, मतलब उनके एलिमेंट इक्वल, तो फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करो तो एक इक्वेशन बन जाएगा, सेकंड से दूसरा, थर्ड से तीसरा। कहने का मतलब ये है कि एनी सेट ऑफ इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ अननोन कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन। अब ये जो LHS जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है, क्या ऑर्डर है इसका? LHS वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/1। 3/1। 3/1 का ये मैट्रिक्स है, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस लिख सकते हैं ना। वी कैन एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस लाइक दिस: A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। XYZ के तीनों इक्वेशन में जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स हैं उससे हमने रो वेक्टर में कन्वर्ट करके एक मैट्रिक्स लिखा। एंड दिस मैट्रिक्स इफ मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम वेक्टर XYZ, कॉलम मैट्रिक्स XYZ, ये बन जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो अब D1 D2 D3, तो इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बेटा A, एंड इसको बोलते हैं X मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को X मैट्रिक्स बोलते हैं, इक्वल टू इस मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स बोलते हैं। तो A क्या है जी? A क्या है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और X क्या है जी? अननोन मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को हमें फाइंड करना है, सॉल्व करना, मतलब ये मैट्रिक्स, अगर X मैट्रिक्स को आप फाइंड कर लो मतलब सॉल्व हो गया, क्योंकि X मैट्रिक्स मिल गया तो उसके एलिमेंट मिल गए, तो XYZ की वैल्यूज मिल गई। और B क्या है जी? B है कांस्टेंट मैट्रिक्स या वैल्यू मैट्रिक्स। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें ये वाला फाइंड करना है, ये वाला, और पता करना है कि इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। इसी को बोलते हैं सॉल्विंग। फाइंडिंग X, कैपिटल X मैट्रिक्स इज कॉल्ड सॉल्विंग। अब इसको फाइंड करने के लिए या स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, दो तरीके हैं, दो अप्रोचेस हैं। वो अप्रोचेस में जो पहली अप्रोच है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो आप लिख देंगे मैट्रिक्स मेथड एंड, हाँ जी लिख दो मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैट्रिक्स मेथड, मेथड 1। ये यहीं से शुरू हो गया भैया। हमारा इक्वेशन क्या है? AX इज इक्वल टू B। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मतलब मुझे X निकालना है, मतलब A हटाना है। A हटाना है तो हम क्या करेंगे? टू फाइंड, टू रिमूव A फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, कैन यू सजेस्ट मी समथिंग? A इनवर्स से मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई करने की बात करोगे, बट A इनवर्स का एग्जिस्टेंस तो क्वेश्चनेबल है। Yes. A इनवर्स तो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट एडजॉइंट हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो हम बोलेंगे कि प्री मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। क्या बोलेंगे? प्री मल्टीप्लाई, हर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, प्री मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। अगर आपने एडजॉइंट A से प्री मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन 1 को, तो क्या मिलेगा बताओ? आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय X इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय B आएगा। बट बेटा एडजॉइंट A और A के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं?
एडजॉइंट ए और ए के प्रोडक्ट को कुछ तो बोलते थे ना हम, डिटर्मिनेंट ए टाइम्स आइडेंटिटी बोलते थे, है ना। तो ये बन गया तुम्हारा डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी टाइम्स एक्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी। चलेगा ना? जो बातें क्लियर है आप मुझे बस एग्री करते जाओ, ठीक है? ओके, यस सर। आइडेंटिटी इंटू एक्स तो एक्स ही आ जाता है, तो सिचुएशन यहां आकर के खड़ी हो गई कि डिटर्मिनेंट ए एक स्केलर है मल्टीप्लाइड बाय एक्स मैट्रिक्स है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एडजॉइन ए और बी का प्रोडक्ट मैट्रिक्स है। तो अब यहां से दो बातें यहां क्लियर कट समझ में आ रही हैं कि डिटर्मिनेंट ए जो है ये इसकी वैल्यू डिसाइसिव हो जाएगी। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तब तो लफड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो बात बड़ी सिंपल समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है भाई, बोलो क्या समझ में आ रही है? यहां पर समझ में आ रही है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन क्या, देन कैपिटल एक्स मैट्रिक्स मेरे को मिल जाएगा। क्या ये मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी। इसी को आप ए इनवर्स इंटू बी लिखते हैं, और ये एक यूनिक मैट्रिक्स होगा, यूनिक होगा क्योंकि इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, तो यूनिक मैट्रिक्स आएगा। यूनिक मैट्रिक्स का मतलब है कि एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यूज आएंगी। तो आउटकम क्या आ रहा है? व्हाट विल बी द आउटकम इन दिस केस? आउटकम में हम क्या लिखेंगे, बोलो? तो आउटकम में लिखेंगे सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। ये केस 1 की बात हो गई, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि डिटर्मिनेंट ए 0 हो। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है तब क्या होगा? तब क्या होगा भाई? 0 हो गया। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तब तो ये हो गया। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा? तुम लोग बोल नहीं रहे हो, बस चुपचाप सुन रहे हो। थोड़ा दिमाग लगाते रहो, बोलते भी रहो ना, तब मजा आएगा। डिटर्मिनेंट ए 0 होने का मतलब क्या हुआ भाई? जब किसी मैट्रिक्स एक्स को, अरे यही वाला है ना सारा खेल, तो यहीं से डिसाइड हो रहा है। ये 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स, तो एलएचएस इज अ नल मैट्रिक्स। बी पे डिपेंड करेगा सॉल्यूशन। हाँ, एलएचएस नल मैट्रिक्स है, तो आरएचएस भी नल मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। तो यहां पर अब दो पॉसिबिलिटी आएगी। दो पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि एडजॉइन ए और बी के प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा आपको। अगर एडजॉइन ए और बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तब क्या होगा? तब 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है। तो सिस्टम हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात कि नहीं? ऐसे सोचो, ये लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसा हो जाएगा ना, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 0 इंटू जेड। और राइट हैंड साइड भी अगर 0 0 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स इज 0, 0 इंटू वाई 0, 0 इंटू जेड इज 0, तो एक्स वाई जेड की कुछ भी वैल्यू होगी तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, ये बताओ? होगा। कंसिस्टेंट होगा। तो अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन के साथ कंसिस्टेंट होगा। ये भी तो कंसिस्टेंट वाला ही केस था। और अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 हो गई तब कंसिस्टेंट होने के लिए एडजॉइन ए और बी के प्रोडक्ट को 0 मैट्रिक्स होना पड़ेगा। लेकिन
इवेंचुअली अगर एडजॉइन ए और बी का प्रोडक्ट मैट्रिक्स 0 नहीं होता है तो, अगर एडजॉइन ए और बी का प्रोडक्ट नॉन जीरो मैट्रिक्स हो जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, दैट इज इनकंसिस्टेंट। पूरी कहानी समझ में आ गई कि नहीं? मैट्रिक्स मेथड समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो एक पहले फट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जल्दी से आंसर करेंगे आप, फटाफट। क्वेश्चन लिखिए, इसको नोट कर लिया, इसको हटा दूं मैं? 2 मिनट सर। अगर ये क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी आप नोट कर रहे हो तो मैं अभी उसको अलग से लिखवाऊंगा, एक टेबुलर फॉर्म में कर दूंगा, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है, अभी दोबारा मैं बोल दूंगा, ठीक है? बट अगर ये पूरा प्रोसेस समझने के लिए कुछ कर रहे हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। डन सर। ओके, तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बेटा, सॉल्व बाय मैट्रिक मेथड। x minus y plus 3z equal to 12 and 4x minus 5y plus z is equal to negative 9 and x minus 2y plus z is equal to 0। इस इक्वेशन के, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे, हम इसको लिखेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आ रहा है, तो आ रहा है 1 -1 3 एंड 4। अब जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली इसी तरह से आपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और 1 -2 1 अगर सब्जेक्टिवली आंसर करना है तो, इनटू कॉलम वेक्टर आ गया तुम्हारा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू RHS में आ जाएगा आपका 12 -9 0। इसको हम बोल रहे हैं ए, इसको बोल रहे हैं एक्स मैट्रिक्स, और इसको बोल रहे हैं बी मैट्रिक्स। सारे ए मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, तीनों मैट्रिक्स आपको दिख रहे होंगे। ये लो जी। अब आपको देखना क्या होता है, इतना लिखने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप आपका होता है टू डिटरमिन डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि सबसे क्रूशियल बात जो है वो डिटर्मिनेंट ए है। तो डिटर्मिनेंट ए क्या है वो सब तो आप लिख ही देंगे, है ना, कि प्री मल्टीप्लाइंग बाय एडजॉइंट ए वगैरह वगैरह वो सब लिख देंगे। डिटर्मिनेंट ए पहले देखो, डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा बताओ? तो डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए यहाँ पर कुछ बहुत लंबा चौड़ा कुछ काम करने का जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे एक्सपांड करके भी निकाल सकते हो, है ना, 2 जीरो बना के भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी आप कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मैंने डायरेक्ट दिख रही है, -5 + 2 -3 है, तो -3 पहला आएगा, -1 के साथ में 4 - 1 3 है, तो -1 × -3 तो +3 आ जाएगा, और 3 के साथ में आएगा -6 + 5, -6 + 5 इज -1, तो -3 आ गई। तो हाँ जी, क्या आया बेटा, बोलो जल्दी से बताओ। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू सबकी क्या आई? अरे बोल दो यार। -3 सर। -3 आ गई, मतलब नॉन जीरो आया। नॉन जीरो आते ही आप क्या बोलेंगे? अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आ गया तो क्या बोलेंगे? सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और सिर्फ यही सब बातें हो रही हो कि इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन है, इनफिनिट सोल्यूशन है, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में सोल्यूशन निकालने की बात हो रही है तो यू हैव टू गो अहेड, और इस केस में बोलेंगे कि भाई ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है, तो प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स कर दो। ए इनवर्स इंटू ए टाइम्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ से आइडेंटिटी इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, मतलब मुझे ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ए माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ए चाहिए इंटू बी चाहिए। अब एडजॉइंट निकालने की बात करते हैं। एडजॉइंट निकालो भाई, फटाफट एडजॉइंट निकालो। तो एक्स मैट्रिक्स हमारा क्या आएगा, -1/3 टाइम्स एडजॉइंट लिखने जा रहे हैं हम लोग। एडजॉइंट निकालने के लिए तो आपको मैंने प्रिपेयर कर ही दिया है, और बी तो आप देख ही रहे हैं, 12 है, -9 है, 0 है। एडजॉइन ए बोलते हैं बेटा, है ना। पहले डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं। 1 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, बोलो। -3 -3 है। 2 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, -2। यस सर। 3 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, 3 एलिमेंट का कोफैक्टर -5 + 4 -1 है। यस सर। डायगोनल की बात खत्म हो गई। अब यहाँ आते हैं, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा, 1 2 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा, 3 -3 यहाँ लिख दिया हमने। और इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा, 2 1 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा, -1 + 6 -1 + 6 5 का नेगेटिव -5 यहाँ लिख दिया। बताते रहना, सही है, सही पकड़ रहे हो कि नहीं। यस सर। देख लेना, कोई पॉइंट पर अगर डाउट है तो उस पर रोक देना, क्योंकि भाई कैलकुलेशन वाली गलती, सिली वाली एरर किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है अगर मैं लापरवाही करूंगा तो। अब इसके बाद में इस एलिमेंट की बात करो, इसका कोफैक्टर क्या है, ये वाले एलिमेंट का 1 3 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, तो ये गया ये गया, -8 + 5 -3 है, तो -3 यहां लिखा जाएगा। 1 3 का 3 1 पोजीशन पे लिखा जाएगा, क्योंकि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख रहे हैं। अब इसके बाद इस वाले पर आ जाओ साहब, इस वाले पर जल्दी करो। इसका कोफैक्टर क्या है जी, -1 + 15 कितना है, हाँ सुकृत बोलो। सर डिटर्मिनेंट की वैल्यू सर गलत है सर, वो आप 3 मल्टीप्लाई करना भूल गए सर थर्ड एलिमेंट में। 1 मिनट यार देख लेता हूँ, चलो। अच्छा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू की बात कर रहे हो। यस सर, आपने 3 नहीं मल्टीप्लाई करा ना सर। अच्छा 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 अच्छा, ये 3 टाइम्स -8 + 5, हाँ तो यहाँ -9 आ जाएगा, -9 आ जाएगा, कोई बात नहीं है जी। थैंक यू फॉर करेक्शन बेटा। -9 मतलब ये -9 आया। एनीवे आगे की कहानी वैसे चलेगी, यहाँ पर चेंज आ जाएगा। 1/3 के बजाय क्या लिखेंगे बेटे, -1/9 लिख देंगे यहाँ पर। एनीवे चलो, यहाँ तक सही था, ये सब सही है कि नहीं। यस सर। मैंने क्या किया यार, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला। इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या लिखा हमने, -1 + 15 14 आया ना। 14। और इस एलिमेंट का कोफैक्टर बोलो, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, या इसका बता दो, इसका बता दो। चलो अब देखो, ये मैट्रिक्स मेथड क्यों प्रेफरेबल नहीं है, समझ रहे हो ना। क्योंकि इसमें ना एडजॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, और एडजॉइंट निकालने के लिए यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। तो इसलिए मैट्रिक्स मेथड, अगर हमें ऑप्शन होगा कि हम मैट्रिक्स मेथड से करें या डिटर्मिनेंट से, विल फॉलो डिटर्मिनेंट मेथड। बट एनीवे एक क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए। एनीवे हाँ, बताया नहीं इसका क्या है, इसका कोफैक्टर क्या है, 11 11 नेगेटिव 2 11। into 11 2 into 11। अरे 2 × 11 कैसे आएगा, कोफैक्टर बताना, सॉरी सर, कोफैक्टर। 11 11 आ गया, तो ये 11 यहाँ लिख दिया। और इसका कोफैक्टर बता दो, खत्म कहानी। इसका कोफैक्टर बताओ 1 2 3 एलिमेंट का,
-2 + 1 इज -1 का -1 आ गया। अब आपके पास में ये आ गया, क्या आया, एडजॉइन ऑफ ए आ गया। और ये अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया उसको लिखो। अब देखो इसमें अगर कहीं पर भी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई तो वो लफड़ा हो जाता है, बहुत लफड़ा हो जाता है। बट एनीवे क्या आया, XYZ की वैल्यू बताओ, जल्दी करो। अब जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा बोलो, -1/3 टाइम्स, अब यहां लिख रहा हूं मैं, तो 36 -36 + 45 + 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो -36 एंड +18 एंड 0, है ना। एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो क्या आएगा, -36 एंड -9 + 0। What do you get actually at the end? -1/3 times, -1/9। -1/9 टाइम्स, हाँ ये 1/9 ही है हर जगह, यहाँ पर भी 1/9 है, यहाँ पर भी 1/9 है। हाँ जी, यहाँ क्या है, ये कितना हो गया 9, यस सर। ये कितना हो गया 18 -18, और ये कितना हो गया -45। -45, और उसको -1/9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स मैट्रिक्स क्या आया तुम्हारा बोलो, 1 2 नो -1 एंड 2 एंड 5। इसका मतलब है कि स्मॉल x इज इक्वल टू -1, स्मॉल y इज इक्वल टू 2 एंड स्मॉल z इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन सेट, यूनिक सॉल्यूशन सेट है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, मैट्रिक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। क्लियर है, समझ में आ गया, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो मैट्रिक्स मेथड से और कोई क्वेश्चन तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसको डिटर्मिनेंट मेथड से भी करेंगे और पैरेलल वहीं पर मैट्रिक्स मेथड से भी कर लेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड को मैं समराइज कर रहा हूं और फिर डिटर्मिनेंट मेथड पे जा रहा हूं। मैट्रिक्स मेथड में क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी ही आपको याद रखनी है, और वो क्या है आई होप आपको याद होगा। क्या मैट्रिक्स मेथड में करते क्या है, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हैं, फाइंड डिटर्मिनेंट ए और एंड एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट, ये दो चीजें फाइंड करते हैं। और ये जो दो बातें आप फाइंड करेंगे, इस फाइंडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग आपके सामने हमेशा ऐसी दो सिचुएशन अराइज होगी। कौन कौन सी दो सिचुएशन अराइज होगी, या तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होगी या नॉन जीरो होगी। तो हमने बोला कि केस 1 होगा डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, केस 2 होगा डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो हुआ तो इस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड देयरफॉर इक्वेशन तुम्हारा क्या था, इक्वेशन था a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ये इक्वेशन है। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एंड देयरफॉर आप क्या बोल रहे हैं, सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। मैं अगर रिपीट कर रहा हूं कोई बात को, मतलब है कि मैं अब चाहता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में एज सच प्रिंट हो जाए, बिल्कुल प्रिंटेड फॉर्म में दिमाग में चली जानी चाहिए कि इस केस में सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सॉल्यूशन है। और दूसरा केस, जब डिटर्मिनेंट ए 0 है तो इस केस में दो पॉसिबिलिटीज होंगी, दो पॉसिबिलिटीज होंगी। वो पॉसिबिलिटीज किस पर होंगी, एडजॉइंट ए और बी के प्रोडक्ट पे। एडजॉइंट ऑफ ए प्रोडक्ट बी मैट्रिक्स अगर 0 मैट्रिक्स है, और दूसरा
जब एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट मैट्रिक्स नॉन जीरो है। तो रिस्पेक्टिवली फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, अब यहाँ ए इनवर्स तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो अब फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइन ए इंटू बी। यही आ रहा था ना फाइनली, जब आप एडजॉइन ए से प्री मल्टीप्लाई किया था। तो लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स क्या है, सिंस डिटर्मिनेंट ए इंटू एक्स, ये मैट्रिक्स तो हो जाएगा तुम्हारा ऐसा मैट्रिक्स 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 0 इंटू जेड। ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, LHS। और राइट हैंड साइड मैट्रिक्स भी क्या है, नल है। अगर ये मैट्रिक्स नल हो गया, आप मुझे खुद बताओ क्राइटेरिया क्या बोलता है कंसिस्टेंसी का, क्या आपका आउटकम आ रहा है, बोलो आउटकम क्या आ रहा है। कंसिस्टेंट होएगा, इनफिनिट सॉल्यूशन। हाँ, सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये दो केसेस जो हमने बोले, वो कंसिस्टेंसी वाले सिचुएशन को, कंसिस्टेंसी दो सिचुएशन में होगी, या तो डिटर्मिनेंट ए जीरो हो, या तो डिटर्मिनेंट नहीं नॉन जीरो हो, या अगर जीरो है तो एडजॉइन ए और बी का प्रोडक्ट भी जीरो, तब कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट नॉन जीरो है और डिटर्मिनेंट वैनिश कर रहा है, तो ऐसे केस में बात सिंपल सी हो जाएगी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला तो तुम्हारा 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 0 इंटू जेड, ये जीरो मैट्रिक्स होगा ही होगा। बट राइट हैंड साइड मैट्रिक्स क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो क्या कभी जीरो मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है? नो जीरो मैट्रिक्स कैन बी इक्वल टू अ नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड देयरफॉर नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब ये इक्वालिटी कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी एंड देयरफॉर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। तो ये पूरा जो डिस्कशन और पूरी कहानी है, ये पूरी तरह से डिस्प्ले करती है कि मैट्रिक्स मेथड से कंसिस्टेंसी को कैसे डिटरमिन या डिसाइड करेंगे। अब बिकॉज ये मैट्रिक्स मेथड में कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये बताना तो फिर भी आसान है। इस केस में तो बहुत ही आसान है, डिटर्मिनेंट से ही पता चल जाएगा। इस केस में एडजॉइन निकालना पड़ेगा, जहां एडजॉइन निकालना पड़ेगा वहां पर थोड़ा सा लेंथी होगा। तो हम आते हैं एक दूसरा मेथड पे, तो आप लिखेंगे मेथड 2, क्रैमर्स रूल और डिटर्मिनेंट मेथड। क्रैमर्स रूल और डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट मेथड। इस मेथड में हम मैट्रिक्स की बजाय डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम 4 डिटर्मिनेंट डिफाइन करते हैं। तो आप मेंशन करते जाइए, वी डिफाइन 4 डिटर्मिनेंट्स। वो 4 डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं? बात उसी इक्वेशन की हो रही है, तो हम इस सिस्टम को चेंज नहीं कर रहे हैं, वो a1x प्लस b1y प्लस c1z वाला ही है। और उसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2z। तो आई एम टेकिंग द सेम सेट ऑफ इक्वेशन विदाउट एनी ऑल्टरेशन। तो एक डिटर्मिनेंट जो है वो तो तुम्हारा स्ट्रेट अवे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था ना a, उसी का है। तो वी डिफाइन 4 डिटर्मिनेंट कौन से, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। ये 4 डिटर्मिनेंट्स की हम लोग बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज डेल्टा? तो बोलते हैं डेल्टा इज अ कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट a। डेल्टा इज डिटर्मिनेंट ऑफ a मैट्रिक्स। जब इसको हम ax इक्वल टू b बोल रहे थे ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं बात कर रहा हूं।
तो क्या हुआ डेल्टा भाई, तो डेल्टा लिख दो, डेल्टा तो कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट है, तो पकड़ में आ ही रहा आपको, डेल्टा आया ऐसा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, ये डेल्टा है। अब इसी डेल्टा से हम डिफाइन करेंगे डेल्टा 1। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो कॉलम है ये किसका कॉलम है, एक्स का कॉलम है ना। एक्स वेरिएबल के कोएफिशिएंट से कॉलम 1 बना है, वाई वेरिएबल के कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व करो तो कॉलम 2 बन रहा है, और जेड वेरिएबल के कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व करो तो कॉलम 3 बन रहा है। तो अगर C1 is replaced by column vector B, ये जो B है ना, B ये वाला, इसको C1 में रिप्लेस कर दो तो जो बनेगा उसको बोलते हैं डेल्टा 1। इसी को आप डेल्टा एक्स भी बोल सकते हो क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो याद रहेगा आपको। वो क्या आ जाएगा, वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मतलब समझ में आया, कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि जो कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट है डेल्टा, डेल्टा में एक्स वाला जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम, उसको अगर मैं कॉलम वेक्टर बी से रिप्लेस कर दूंगा, D1 D2 D3 से रिप्लेस करूंगा, तो जो डिटर्मिनेंट बनता है उसको डेल्टा 1 या डेल्टा एक्स बोलते हैं। इसी तरह से दो और होंगे, डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा वाई। अगर कॉलम 2 में मैं D1 D2 D3 रख दूं और कॉलम 1 को सेम रखूं, A1 A2 A3, यहां पर रख दूं D1 D2 D3 और यहां रख दूं C1 C2 C3, तो इस डिटर्मिनेंट को क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा 2 या डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू वाई। ऐसे ही डेल्टा 3 या डेल्टा जेड क्या होता है, तो थर्ड कॉलम में D1 D2 D3 आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज रहेंगे। कहां पर, ये सारा रिप्लेसमेंट किसमें हो रहा है, ये सारा रिप्लेसमेंट किसमें हो रहा है, अरे बोलते जाओ भाई, सो रहे हो क्या, कॉलम 3। नहीं, ये सारा रिप्लेसमेंट डेल्टा में हो रहा है। डेल्टा से ही डेल्टा 1 बना, डेल्टा से ही डेल्टा 2 बना, और डेल्टा से ही डेल्टा 3 क्रिएट किया गया। एक बार फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया, एक बार सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया, एक बार थर्ड कॉलम को रिप्लेस किया। तो ये चार डिटर्मिनेंट क्रैमर साहब ने फाइंड किए। फिर क्रैमर साहब ने बोला कि ये चारों डिटर्मिनेंट में एक कनेक्शन है, एक रिश्ता है, और वो रिश्ता क्या है, तो वो रिश्ता क्या कहलाता है जी, तो वो कहलाता है क्रैमर्स थ्योरम। एक थ्योरम उन्होंने दिया, और वो थ्योरम क्या है, वो थ्योरम बोलता है कि जो डेल्टा है और जो डेल्टा 1 है, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा, and delta 2 is equal to y into delta, and delta 3 is equal to z multiplied by delta। ऐसा सर जी ने बोल दिया। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो उन्होंने इसको एस्टैब्लिश भी किया। जैसे कि कैसे एस्टैब्लिश किया, तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट प्रपोजिशन, फर्स्ट स्टेटमेंट जो थ्योरम का है उसी को पहले देख लेते हैं। डेल्टा 1 तो आप देख ही रहे हो भाई, यही डेल्टा 1 है। इस डेल्टा 1 को अगर मैं ऐसा लिखूं तो शायद आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। A1x प्लस B1y प्लस C1z, A2x प्लस B2y प्लस C2z, A3x प्लस B3y प्लस C3z, ये D1 है, यहां देखो इस इक्वेशन से। और D2 की जगह पर, D2 की जगह पर मैंने ये रिप्लेस कर दिया, D3 की जगह पर ये रिप्लेस किया। कहां से किया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से किया। और ये B1 सेकेंड कॉलम B1 B2 B3 है, और थर्ड कॉलम C1 C2 C3 है। क्यों भाई, ये डेल्टा 1 यही है ना,
this delta 1 can be written as this, which is nothing but this. यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं? यस Yes. अब जरा देखो तो कॉलम 2 कॉलम 3 की हेल्प से कॉलम 1 को रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि बी इसका y मल्टीपल यहां दिख रहा है मेरे को, और इस कॉलम का z मल्टीपल यहां दिख रहा है। तो मैंने बोला कि अगर मैं एक ऑपरेशन करता हूं, C1 इज रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस y टाइम्स C2 माइनस z टाइम्स C3, तो मेरा ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा? यहां आ जाएगा a1x, b1y यहां मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, और ये इसका z मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये दो टर्म तो गायब ही हो जाएंगे, ये दो टर्म भी गायब हो जाएंगे, ये दो टर्म भी गायब हो जाएंगे। तो a1x, a2x, a3x, यहां रहेगा b1, b2 और b3, यहां रहेगा c1, c2, c3। बोलो है ना? यस सर तो आपको दिख गया कि नहीं? प्रूफ दिख रहा है कि नहीं अब? Yes, sir. X Yes, comma sir. symbol. हाँ, फर्स्ट कॉलम से x बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा x मल्टीप्लाइड बाई a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। तो डेफिनेटली ये x इंटू डेल्टा है, x टाइम्स डेल्टा है। हमने क्या प्रूफ किया? डेल्टा 1 इज x इंटू डेल्टा। सिमिलरली अदर टू रिजल्ट्स कैन बी डन, आप अपने आप कर सकते हैं। क्या डेल्टा 2 को आप y इंटू डेल्टा प्रूफ कर सकते हैं, और डेल्टा 3 को आप z इंटू डेल्टा प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे ही आपने ये प्रूफ कर लिया, तो अगर किसी सेट ऑफ इक्वेशन के लिए आपने डेल्टा निकाल लिया, वैसे डेल्टा 1 निकाल लिया, डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल लिया, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? Yes, sir. Divide. बस, और कुछ है ही नहीं, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एक्स क्या हो जाएगा? Delta 1 by delta. वाई Delta 2 by delta. जेड डेल्टा 3 बाई डेल्टा। बट क्या ये हमेशा होगा? ऐसा हमेशा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये भी तो जरूरी है कि डेल्टा से आप डिवाइड करो, और उसके लिए जरूरी है कि डेल्टा 0 ना हो। वो तो फिर consistent वाली हाँ, condition. तो यहां भी उसी तरह से क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी आ जाएगा। यहां भी कंसिस्टेंसी का प्रॉपर क्राइटेरिया होगा, और वो क्राइटेरियन ऑफ कंसिस्टेंसी आपको आना चाहिए। तो लिख दो क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन दो। या पहले क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं, फिर फटाफट क्वेश्चन करते हैं। क्राइटेरिया 2 लाइन का है, जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। तो आप लिखेंगे क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया। अनलाइक द प्रीवियस केस, हमारे पास में अब यहां क्या है? वी हैव डेल्टा 1, वी हैव डेल्टा 2, वी हैव डेल्टा 3। ये 4 बातें हमने कैलकुलेट करके रखी हैं। ठीक है, और ये चारों के रेस्पेक्ट में हमारे पास और इंफॉर्मेशन क्या है कि डेल्टा इंटू डेल्टा 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा, एंड डेल्टा 2 इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा, और डेल्टा 3 इज इक्वल टू जेड इंटू डेल्टा। अब जो भी डिस्कशन होगा, 2 बातें होंगी कि अगर डेल्टा 0 नहीं है तब तो कोई ट्रबल है ही नहीं। डेल्टा 0 नहीं है, डेल्टा नॉन जीरो है, तो सिचुएशन बिल्कुल सिंपल है। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रबल इज व्हेन डेल्टा इज 0, तब दिक्कत आएगी। डेल्टा नॉन जीरो है तो क्या है भाई? डेल्टा से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय डेल्टा
तीनों इक्वेशन में, ये वाला, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। टू गेट क्या मिलेगा भाई, मिलेगा x की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, और y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z क्या आ जाएगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो सिस्टम क्या हो गया जी, ऐसे केस में सिस्टम के बारे में अपने विचार व्यक्त करो। सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद Consistent. यूनिक Unique सॉल्यूशन। solution. सिस्टम इज कंसिस्टेंट with unique solution. बट अगर डेल्टा 0 हो गया तब क्या होगा, तो डेल्टा 0 के केस में दो बातें होंगी। दो बातें क्या क्या होंगी जी, डेल्टा 0 होते ही तीनों इक्वेशन पर अपनी नजर दौड़ाओ। डेल्टा अगर 0 हो गया तो तीनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 हो गया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा 0 होते ही आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह से अराइज हो जाएगी कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू x इंटू 0, डेल्टा 2 इज इक्वल टू y इंटू 0, एंड डेल्टा 3 इज इक्वल टू z इंटू 0। तो भाई एक्स वाई जेड कुछ भी हो, कुछ भी फाइनाइट नंबर हो, 0 मल्टीप्लाई करके RHS 0 हो गया। जब RHS 0 हो गया तो सोल्यूशन तो तभी पॉसिबल होगा जब LHS भी 0 हो। तीनों इक्वेशन का LHS 0 होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि इफ व्हाट, इफ डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 एज वेल एज डेल्टा सारे 0 हो जाएं। डेल्टा तो ऑलरेडी 0 है, अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 हो जाएं तो 0, देन सिस्टम क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू x इंटू Consistent. 0 एंड 0 इज इक्वल टू y इंटू 0 एंड 0 इज इक्वल टू z इंटू 0। तो ऑब्वियसली सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट आएगा और कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा। हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा ये बताओ। बिकॉज RHS, बिकॉज राइट हैंड साइड 0 हो चुका है, तो अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक भी नॉन जीरो हो गया तो इनवैलिड हो जाएगा, इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। तो अब बोलेंगे एक सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा, बोलो सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो आप बोलोगे इफ एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 कॉमा डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कम एक ऐसा हो जो नॉन जीरो वैल्यू टेकअप कर ले, तब दिक्कत क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि डेल्टा 1 0 है और डेल्टा 3 भी 0 है, बट डेल्टा 2 नॉन जीरो है, डेल्टा 2 की वैल्यू 0 नहीं है। तो इक्वेशन ऐसा है, देखो डेल्टा 1 मतलब क्या हुआ, 0 0 इज इक्वल टू x इंटू 0, डेल्टा 2 नॉन जीरो है इज इक्वल टू y इंटू 0, और डेल्टा 3 0 है, 0 इज इक्वल टू z इंटू 0। अब जरा मुझे बताओ कि फर्स्ट इक्वेशन से x की तो इनफिनाइट वैल्यू मिलेगी, थर्ड इक्वेशन से z की इनफिनाइट वैल्यू मिलेगी, बट यहां से नो वैल्यू ऑफ y। मानते हो कि नहीं मानते हो। Yes, sir. तो सेट ऑफ इक्वेशन, सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, x y z की
एक सेट ऑफ वैल्यू मिल गई तो हम बोलते हैं एक सेट ऑफ सोल्यूशन है। बिकॉज वाई की कोई वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं करेगी तो हम बोलेंगे सिस्टम हैज नो सोल्यूशन एंड देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज इनकंसिस्टेंट। नो सोल्यूशन एंड देयरफॉर इनकंसिस्टेंट है। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। क्रैमर्स रूल में कंसिस्टेंसी की क्राइटेरिया क्या है? सिस्टम कंसिस्टेंट है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो आप बोलेंगे या तो डेल्टा नॉन जीरो नंबर हो जाए और डेल्टा इज जीरो, देन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी जीरो हो जाए। तो या तो सारे के सारे चारों डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएं, तब इनफिनाइट सॉल्यूशन के साथ में कंसिस्टेंट आएगा, और अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो हो गई तो डेफिनेटली कंसिस्टेंट आएगा यूनिक सॉल्यूशन के साथ में। और अगर बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा, तो आप सीधा सा एक केस बोलना कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम तब होगा जब कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट डेल्टा जीरो हो, बट जो अदर थ्री डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 उनमें से कोई एक नॉन जीरो हो जाए। कम से कम एक कोई उसमें से नॉन जीरो, मतलब एक नॉन जीरो हो जाए या दो नॉन जीरो और एक जीरो हो जाए या तीनों नॉन जीरो हो जाए, वो सारे केसेस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम गोज विज़ क्रैमर्स रूल और विज़ मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चंस पे आते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सॉल्व द सिस्टम एंड डिस्कस द कंसिस्टेंसी, है ना? क्या है जी? है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 है, एंड x प्लस 2y एंड प्लस 3z इज इक्वल टू 14 है, और x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 30 है ना? आपको सॉल्व करना है। आपके पास फ्रीडम है कि आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करो। आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करो या मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो। तो इफ द चॉइस इज गिवन टू मी, देन I'll prefer to go by determinant method, क्योंकि डिटर्मिनेंट मेथड में डिटर्मिनेंट्स को निकालना आसान है, और बिकॉज डेल्टा से ही बाकी डिटर्मिनेंट बनते हैं तो तीनों को इवेल्युएट करना भी लगभग कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, और उसके बाद सीधे आंसर आ जाता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करो। मैक्सिमम क्वेश्चन जो जेई मेन में आते हैं या जेई एडवांस में भी आते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड ही 90% केस में अप्लाई करते हैं। जेई एडवांस में वो अगर ऐसी सिचुएशन बना ही दिए कि आपको मैट्रिक्स मेथड एडजॉइन ए और बी वगैरह की बातें वगैरह करने लगे, तो आपको मैट्रिक्स मेथड से जाना पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई डिस्कस द बोथ मेथड्स एंड देयर क्राइटेरिया। यहाँ पर बेटा सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए? डेल्टा डिटर्मिनेंट क्या आया? 1 1 1 1 2 3 एंड 1 4 7। इसकी वैल्यू देखो तुरंत। वैल्यू देखने के लिए फटाफट अगर मैं जीरो बनाने की कोशिश करूं तो 1 1 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, और 1 माइनस 1 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6। ये तो 0 आ गया बेटा, क्योंकि दो कॉलम मल्टीपल हो गए, तो डेल्टा 0 आ गया। जैसे ही डेल्टा 0 आया तो तुरंत दिमाग में क्या चमकना चाहिए कि यूनिक सोल्यूशन वाली बात तो खत्म हो गई। अब दो बातें होंगी, या तो नो सोल्यूशन होगा या तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कैसे डिसाइड करेंगे? तो वो डिसाइड करने के लिए मुझे डेल्टा 1 देखना पड़ेगा। डेल्टा 1 अच्छा एक बात बताओ, चलो डेल्टा 1 करते। डेल्टा 1 क्या आएगा? डेल्टा 1 यहाँ पर आएगा 6, यहाँ आएगा 14, यहाँ आएगा 30, यहाँ पर आ गया 1 2 एंड 4, और यहाँ पर आ गया 1 3 एंड 7। हाँ जी, क्या करें? अगर मैं इसमें भी रो रिडक्शन ही करूं, C1 इज रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस 6 C2 कर दूं,
और C3 रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस C2 कर दूं तो मेरे को यहाँ पर भी दिख रहा है इसका 6 गुना इसमें से गया तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर इसका 6 गुना इसमें गया तो 6 आ गया। वेयर एज ये 1 2 3 ही रहा, 1 2 4 रहा, इधर क्या आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, नहीं 1, और यहाँ पर 3 आ गया, ये भी 0 आ गया। अरे ये भी तो 0 आ गया, बोलो Yes, हाँ या sir. ना। Yes. ये भी 0 आ गया, डेल्टा 1 भी 0 आ गया। ऐसे ही फटाफट डेल्टा 2 देख लो, डेल्टा 2 क्या आएगा, 1 1 1, यहाँ पर ये उठ के आ गया 6 14 30 और 1 3 7। क्या समझ में आ रही बात, इसमें भी तो 0 ही आएगा। इसमें भी तो 0 ही आएगा, कैसे 0 आएगा बोलो। R3 minus R1 R2 minus R1. हाँ तो अगर मैं ये ऐसे कर दूं, रो अगर कर दूं, इसमें से ये ले जाऊं तो क्या आएगा, 1 6 1 ही रहने दो, हालांकि उधर से भी हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 1 - 1 0, यहाँ 14 - 6 क्या होता है 8, 3 - 1 क्या आ गया 2, और इसमें से अगर ये वाला ले जाऊं तो यहाँ आ गया 0, 30 में से 24 हो गया और 6 आ गया, तो हो गया कि नहीं, ये ट्रिपल, ये दोनों रो 2 रो 3 मल्टीपल हो गए तो ये भी 0 आ गया। ऐसे आप डेल्टा 3 भी देखोगे तो क्या आ जाएगा 0, डेल्टा 1 भी आ गया 0, डेल्टा 2 भी आ गया 0, डेल्टा, लेकिन करना पड़ेगा, कई बार ऐसा होगा कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 0 होगा, डेल्टा 3 0 नहीं होगा, तब वहां लफड़ा हो जाएगा। तो डेल्टा 3 भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे मान नहीं लेंगे कि इसमें भी आ जाएगा 0, मैंने बोल दिया आ जाएगा 0 तो आप भी बोल दो आ जाएगा 0, ऐसा नहीं। ये आ गया तुम्हारा 1 1 1 1 2 4, और यहाँ आ जाएगा 6 14 एंड 30। यहाँ Yes, 6, sir. 0 आ जाता है. हाँ 6 14 30 में अगर आप 2 कॉमन भी ले लो तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो 2 टाइम्स, यहाँ पर लिख दो तुम 3 एंड 7 एंड 15 लिख सकते हो ऐसे, 3 7 15। एनीवे तो आ गए 0 कि नहीं, चेक कर लिया सबने, Yes, sir. 0. कैसे रो रिडक्शन करके देखा कि कैसे देखा, Row reduction. रो से कर लो, कॉलम से कर लो, जैसे 1 1 1 है, यहाँ पर लिख दिया 0, यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ पर लिख दिया 3, इसका ट्रिपल इसमें से गया तो यहाँ पर आ गया 0, इसका ट्रिपल इसमें से गया तो यहाँ आ गया 4, इसका ट्रिपल इसमें से गया तो यहाँ आ गया 12, तो ये देखो इसका ट्रिपल यहाँ पर आ गया, नहीं 4 टाइम्स है ना, तो ये भी 0, ये दोनों मल्टीपल आ गए कॉलम्स। एनीवे तो सिस्टम के बारे में क्या बोला, सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कैन यू राइट दोज सॉल्यूशंस, क्या आप उन सॉल्यूशंस को लिख सकते हो, कैसे लिखोगे उन सॉल्यूशंस को। तो उन सॉल्यूशंस को लिखने का तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा कि अब जैसे ये दो इक्वेशन है, अगर मैं z की कुछ वैल्यू ले लेता हूं, जैसे एक तो ये कर सकते हो आप कि देखो ये दो इक्वेशंस में से z को एलिमिनेट कर सकते हो ना इन दोनों में से। अगर मैं z की वैल्यू मान लो ले लूं k, लेट, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा x + y = 6 - k, पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन बन जाएगा x + 2y = 14 - 3k, z को मैंने k लिया। अब इन दो इक्वेशन में से अगर मैं x को कैलकुलेट करना, y को कैलकुलेट करना चाहूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, दिस माइनस दिस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 14 में से 6 गया 8 - 2k। यस सर। z अगर k है तो y आ गया 8 - 2k, और y 8 - 2k है तो x क्या आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 - k - y विच इज 8 - 2k, तो इट टर्न आउट टू बी 6 - 8 इज -2 एंड +k, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम आ गया जी k - 2,
8 minus 2k comma k, where k can be any real number. तो these are the all solutions. तो हमें इन्फिनिट सोल्यूशन के केस में सारे सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपने किया जिसमें सोल्यूशन क्या था, इनफिनिट सोल्यूशन का केस था. एक क्वेश्चन जल्दी से आंसर करो. दे दे या रहने दे? नहीं दे देते. एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप और सॉल्व करो. एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. क्वेश्चन लिखो, फाइंड the values of parameter t if for which t minus 1 into x plus 3t plus 1 into y plus 2t into z equal to 0, t minus 1 into x plus 4t minus 2 into y and plus t plus 3 into z equal to 0, and last 2x and plus 3t plus 1 times y and plus 3 times t minus 1 into z equal to 0 has non-trivial solution. अब यहां बात एक आती है, एक टर्म आ गया. क्या टर्म आ गया? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा. ठीक है, वो बात करने के लिए आप यहां पर ऐसे लिखेंगे, एक नोट करके हेडिंग दे देंगे, क्या? सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन. सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन. अगर कोई सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम है तो क्या होता है? तो बिकॉज ये कर देंगे तो ये वाला पूरा समराइज हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूं. देख लो, होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब ऐसा इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z, ये तो उसमें भी था. राइट साइड में जो d1 था ना, वो d1 की जगह 0 हो जाए, तब क्या होगा? सारे टर्म का डिग्री सेम हो गया. ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, और ऐसे ही a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0. भैया अगर ये सिस्टम को हम होमोजीनियस बोल रहे हैं तो क्या फर्क हुआ इसमें? इसमें क्या क्या चेंजेस आए? तो सबसे मेजर चेंज तो ये आया कि डेल्टा तो वही है, डेल्टा तो वही है ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3. डेल्टा में कोई चेंज नहीं आया, बट डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे के सारे 0 हो गए. क्यों 0 हो गए? क्योंकि जो हाँ जी, कॉलम वेक्टर जो था बी मैट्रिक्स, बी कॉलम वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर है. तो एक एक कॉलम 0 हो गया सब में. इसमें फर्स्ट कॉलम 0, इसमें सेकंड 0, इसमें थर्ड 0, वैल्यू 0 हो गई. अब अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 है, ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट तो ये हो ही नहीं सकता. सो द सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट. कैन आई से दिस? यस सर. क्योंकि इनकंसिस्टेंट होने के लिए क्या कंडीशन थी? इनकंसिस्टेंट कब होता था सिस्टम? जब डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए
और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कम एक नॉन जीरो हो जाए, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जीरो है, तो ये सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होगा। अच्छा, ये मैं डायरेक्ट भी एक बच्चा भी इसको बोल सकता है क्या कि सर यहां देखो ना, आप इस सिस्टम को देखो, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 ऑलवेज सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। 0 0 0 इसको हमेशा ही सेटिस्फाई कर रहा है। जब एक सोल्यूशन 0 0 0 दिख रहा है तो हम ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट होगा? तो ये कंसिस्टेंट होगा हमेशा। और जो ये दिख रहा है ना 0 0 0, इसी को बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल मतलब होता है विजिबल, ऑब्वियस, जिसको देखने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक एफर्ट या प्रोसीजर का इस्तेमाल न करना पड़े। तो ये 0 0 0 को हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब यहां पर कंसिस्टेंसी की बात करी जाए तो दो ही बातें तो फाइनली कंक्लूड होकर के आ रही हैं, क्या कि अगर डेल्टा नॉन जीरो आ गया, ये वाला डेल्टा, ये या तो नॉन जीरो होगा और या तो जीरो होगा, बस और कोई बात तो हो नहीं सकती। डेल्टा नॉन जीरो हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा 1 बाई डेल्टा जो कि जीरो है, और y आ जाएगा डेल्टा 2 बाई डेल्टा वो भी जीरो है, और z आ जाएगा डेल्टा 3 बाई डेल्टा वो भी जीरो है। तो यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो, यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। तो अगर कहीं बोलते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम में यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है और वो 0 0 0 है, इसका मतलब है कि डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए। और अगर कहीं बोल रहे हैं कि डेल्टा नॉन जीरो है तो आप बोलेंगे कि यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, बट होमोजेनियस की बात कर रहा हूं मैं। और अगर डेल्टा जीरो हो गया तब भाई, अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो हो गई तो डेल्टा 1 भी जीरो है, डेल्टा 2 भी जीरो है और डेल्टा 3 भी जीरो है, सारे के सारे जीरो हो गए। तो सिस्टम हैज इनफिनाइट मेनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एज वेल। ट्रिवियल वाला तो होगा ही होगा, बट उस ट्रिवियल के अलावा इनफिनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। तो जहां कहीं भी आपको दिखता है कि सिस्टम जो है वो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और वहां उन्होंने बोल दिया कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, होमोजेनियस इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि डेल्टा जीरो होना पड़ेगा। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस डेल्टा मस्ट बी जीरो। तो ये क्वेश्चन में समझ में आया? क्या समझ में आया कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात जैसे ही इन्होंने कॉइन करी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो हम सीधे बोलेंगे कि डेल्टा जीरो है। डेल्टा जीरो किया तो क्या जीरो आया भाई? t माइनस 1, 3t प्लस 1, 2t, t माइनस 1, 4t माइनस 2 and t plus 3 and 2 and 3t plus 1 and 3t minus 1। इसको जीरो करो और सॉल्व करना है। क्या करें, कैसे सॉल्व करें? आंसर आया किसी का? एक ऑब्जर्वेशन तो बड़ा क्लियर सा दिख रहा है कि यहां जीरो बना सकते हैं, तो मैंने बोला कि R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1 करो। ओपन मत कर देना डायरेक्टली, थोड़ा रो ऑपरेशन करना। ये सब क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि रो ऑपरेशन नहीं करोगे तो फंस जाओगे आप। तो t माइनस 1, 3t प्लस 1 एंड 2t ऐसे रहने दो। तो यहाँ आ गया जीरो, यहाँ आ गया दिस माइनस दिस किया तो t माइनस 3 आया, और दिस माइनस दिस किया तो 3 माइनस टी मतलब नेगेटिव ऑफ t माइनस 3 आया। तो ये अच्छी बात आ गई, एक फैक्टर निकल रहा है मेरे को। ऐसे ही R3 को R3 माइनस R1 भी कर दो जरा, तो 2 में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो 3 माइनस टी आएगा, मतलब नेगेटिव ऑफ टी माइनस 3 आएगा। और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे देखो तो 0 आ जाएगा, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3t माइनस 2t टी माइनस 3 आएगा, और इसको 0 कर दो। अब तो आपको समझ में आ ही गया। क्या समझ में आया बोलो? क्या कॉमन ले लोगे? t माइनस 3 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रो से बाहर आ जाएगा, t माइनस 3 का होल स्क्वायर कर लेना। उसके बाद में क्या आएगा, तो मैं यही कर दे रहा हूं बेटा, यहीं पर t माइनस 3 का स्क्वायर टाइम्स, आफ्टर टेकिंग t माइनस 3 कॉमन फ्रॉम द रो 2 एंड रो 3, तो यहाँ पर मेरे को 1 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर -1 मिलेगा, तो 1 एंड -1 कर दिया। यहाँ पर -1 मिलेगा और यहाँ पर 1 मिलेगा, तो इसको 1 कर दिया, और यहाँ पर भी 1 लिख दिया, तो -1 आ जाएगा ना ये वाले जगह पर। तो तुम्हारे क्या हो रहा है भाई? हाँ जी, यही है। अब आप चाहो तो एक 0 और बना दो, C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C2 कर दो, तो इसमें से ये जाएगा तो क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, 2t में से ये गया, सर ऐड करेंगे अच्छा ऐड कर दो, हाँ ऐड कर दो, तो आ जाएगा 5t प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5t प्लस 1, 5t प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा 0। और अब आप एक्सपैंड कर लो ये सेकेंड कॉलम से, सेकेंड रो से, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या आ रहा है, t माइनस 1, तो आ गया तुम्हारा ये t माइनस 3 का होल स्क्वायर टाइम्स t माइनस 1 दिस इंटू दिस प्लस 5t प्लस 1, तो एक्चुअली -1 प्लस 1 कैंसिल करके 6t आ गया, तो t इंटू टी माइनस 3 का स्क्वायर 0 हो गया। तो यहाँ से t की आपकी वैल्यू आई, या तो t की वैल्यू 0 आएगी, या तो 3 आएगी, या तो 3 आएगी, मतलब t की दो पॉसिबल वैल्यू आएगी, या तो t 0 है या तो t की वैल्यू 3 है। दो डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ t के लिए ये चीज होल्ड करेगी। ठीक है, तो अब आज का डिस्कशन के अगेंस्ट में अब आप गेम 7 सॉरी गेम सारी कर सकते हैं। टेक्सचुअल असाइनमेंट की बात करो अगर, सर उसमें 6th में ना डिफरेंशिएशन आ गया हाँ था। वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो हम लोग अब अगली क्लास में, संडे वाली क्लास में कर लेंगे। और उसमें संडे वाली क्लास में हम अब डिस्कस करना चाहते हैं आपसे क्वेश्चंस, तो मैं पूरे डाउट आपके इनवाइट कर रहा हूँ। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 से लेके 7 तक जितने भी डाउट हैं सारे सॉल्व कर जाओ, और उसमें जितने भी डाउट हैं वो मैं लूंगा। दूसरा, मैंने एक शेयर किया था आपको शायद एक लेक्चर जिसके अंदर में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट था, किया था क्या? हाँ, क्या मैंने ऐसा कोई लेक्चर शेयर नहीं किया था? सर, नहीं था? शायद से नहीं सर। नो सर। ओके ओके ओके, तो मुझे लग रहा है कि फिर उन लोगों को शेयर कर दिया था, तो वो मैं वैसे शेयर कर देता हूँ। आप एक बार उसको गो थ्रू हो जाना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल जाएगी, मैं दोबारा करा दूंगा। ठीक है, तो आप सारे के सारे टेक्सचुअल एक्सरसाइज और सारे गेम को सॉल्व करके उसमें जो जो डाउट है वो मुझे कल इवनिंग तक पॉजिटिवली मिल जाने चाहिए, सो दैट संडे को मैं गेम और टेक्सचुअल एक्सरसाइज के सारे डाउट फिनिश करूंगा, और साथ के साथ में वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पे थोड़ा डिस्कशन भी हो जाएगा। अगर आपके डाउट पहले ही खत्म हो जाते हैं, कम डाउट रहेंगे, तो फिर हम उसी में रो रिडक्शन करके इनवर्स निकालने का जो गॉस जॉर्डन मेथड है वो भी करा दूंगा। ठीक है, एल्स एवरीथिंग वी हैव कवर्ड जितना आपको चाहिए, और अब सिर्फ रह जाता है डिस्कशन डाउट का। अच्छा, आपने लेवल 1 कर लिया सॉल्व? नहीं सर, अभी नहीं किया हुआ, तो अगर आप लेवल 1 जैसे ही सॉल्व कर लेंगे तो मुझे बता देना, तो फिर मैं आपको 2 डाउट सेशन शेयर कर दूंगा, उससे आप कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके कहीं कहीं अड़ रहे होंगे तो उसका तो डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ बचेगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे सर क्लास। हो गए थे लेवल 1 के तो मोस्ट मतलब सारे ही हो गए थे। ओके, अच्छी बात है, लेवल 1 के अगर सारे हो गए थे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, तो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर दिस सर टुडे। टेक्सचुअल 5 तो करनी है। हाँ, कहाँ तक?
टेक्सचुअल 5 तक करना है? नहीं नहीं, टेक्सचुअल 7 तक करनी है। अच्छा सर, और गेम 8? हाँ, गेम 8 क्या, गेम 9, गेम 10 सारा। अच्छा अच्छा ठीक है सर। अब सारा करना है, सब कुछ हो गया है, केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने का मेथड है, वो छोड़ के बाकी सारा हो चुका है। तो आप पूरा आप कुछ भी कर सकते हैं। सर हाँ जी बोलो। सर संडे की क्लास का टाइम क्या है सर? वो मेरी सुबह फिजिक्स की होती है तो उसके हिसाब से वो करना पड़ेगा सर। यस सर। तुम जिसको जिसको सुबह क्लास का कोई रिस्ट्रिक्शन है, टाइम रिस्ट्रिक्शन मुझे शेयर कर दो पर्सनली, फिर मैं देख लेता हूँ। मिनट कहते हैं, मतलब 7:45 तक हो जाए या 7:40 तक हो जाए तो हो जाएगा। मतलब तुम चाहते हो कि 8 बजे तक क्लास खत्म हो जाए? नहीं नहीं सर, मतलब शुरू हो सर 7:40 तक, पहले 7:30 तक, 7:45 तक शुरू हो जाए सर। 7:45 अगर शुरू करेंगे तो इन लोगों की थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद साकेत फिजिक्स की क्लास होती है ना 9:30 बजे से, शायद कितने बजे से होती है साकेत? यस सर 9:30 से होती है, मतलब पहुंचना होता है 9:30, लेकिन वो थोड़ा कर सकते हैं एडजस्ट। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अगर अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप वही मान के चलो कि 7:45 में स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है? और 7:45 से 9:15 9:30 तक, 9:15 तक करेंगे। और वो तो अगर आप वैसे भी लेट ही छोड़ते हो, 9:30 9:20 तक तो छोड़ते हो। ठीक है ठीक है, वैसे बिकॉज उसमें कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस हो रहा होगा तो निकल जाना, अगर मतलब 10 मिनट पहले भी निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि उसके बाद कुछ डाउट वुट ले रहे होंगे तो। और अगर किसी को ज्यादा ट्रबल होगा इस टाइम में तो फिर इवनिंग वाला स्लॉट तो है ही अपना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि मॉर्निंग में अगर हम लोग मॉर्निंग में कर लेना तो थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी।